गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कब इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या बदलाव किए गए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, जो सभी एग्जाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टेट या सुपर टेट किसी की भी बात कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। टॉपिक्स वी डिस्कस। इस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ओजोन परत क्या है, ओजोन क्षरण क्या होता है यानी कि डिप्लीशन कैसे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS क्या है, वियना कन्वेंशन तथा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में चरणबद्ध बदलाव, स्टेप वाइज क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और किगाली समझौता क्या है। तो ये टॉपिक्स मेजर हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हर टॉपिक का टाइम स्टैम्प मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप सीधे टाइम बढ़ाकर उस टॉपिक को देख के जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बाय एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ओजोन को डिप्लीटेड करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उनके उत्पादन और उत्सर्जन पर रोक लगाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक वैश्विक समझौता है, यानी विश्व स्तर पर है। बहुत सारी कंट्री एक साथ आई और उन्होंने बोला कि ऐसे पदार्थ जो हमारी ओजोन परत को डिप्लीट करते हैं उसको हम रोकेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसका इस्तेमाल रोकेंगे और उसका उत्पादन करना यानी उस पदार्थ को बनाना भी रोकेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इस पे 197 कंट्रीज ने आकर सिग्नेचर किए और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो और इसी को क्या कहा गया, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। वाई इज कॉल्ड मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि मॉनिट्रियल वो जगह थी जहाँ पर ये मीटिंग हुई या समझौता हुआ, इसलिए इसको मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये इसका एक क्विक सा इंट्रोडक्शन है कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आगे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये कब हुआ तो 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, यानी सिग्नेचर किए गए। जब आप साइन करते हैं तो ये दिखाता है कि वो देश उस चीज़ को एग्री कर रहा है, जिसमें पहली बार इतने देशों ने आकर एक साथ साइन किए थे किसी प्रोटोकॉल पे, ठीक है। और ये माना गया कि जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन तो आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर एक परत है वायुमंडल में जो हमको सुरक्षित रखती है, किससे, परावैंगनी रेस से, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेट जो होती हैं सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वो ओजोन परत डिप्लीटेड हो रही थी, यानी कि वो पतली हो रही थी, उसमें छेद हो रहे थे, जिससे खतरा था कि सीधे अल्ट्रा वायलेट रेस अगर धरती पे आने लगेंगी तो वो इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ को गंभीरता से समझते हुए इस पर हस्ताक्षर किए गए और ये माना गया कि ऐसे पदार्थ जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं उसका उत्पादन हम बंद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक समय सीमा में हम उसको बंद करेंगे। ये सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि ये 16 सितंबर को चीज़ एक्सेप्ट की गई थी, साइन किया गया था, इसलिए हर साल हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। तो आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये हो गया कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ओजोन परत क्या है, यानी कि ओजोन की जब हम बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में ओजोन लेयर या ओजोन परत है क्या चीज़। तो ओजोन क्या है, प्राकृतिक रूप से वातावरण में पाई जाने वाली एक गैस है,
ठीक है, ये नेचुरल तरीके से अपने आप ही बनी है नेचर में और अपने आप से नेचर का उपहार है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब बात करते हैं कि ओजोन बनती कैसे है। तो आपको पता है कि वातावरण में हमारे पास ऑक्सीजन तो होता है जिसको O2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये O2 दो अणु होते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन में अगर एनर्जी मिलती है, एनर्जी कह लीजिए या सनलाइट कह लीजिए, ठीक है, इसमें जब एनर्जी मिलती है तो ये O+O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के सिंगल जो एटम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं O, ठीक है। जब ये O और O सिंगल रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, एक अणु जब ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन करता है और वो O3 बना लेता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि O3 ओजोन होता है, O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन होता है। किस तरीके से बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। दो रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन में जब एनर्जी या सनलाइट मिलता है तो ऑक्सीजन के वो सिंगल एटम में रिलीज होता है और फिर जब वो सिंगल एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो O3 बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप हो सकते हैं थ्योरी भूल जाएं, लेकिन अगर आप रिएक्शन याद रखते हैं तो एग्जाम में कभी नहीं भूलते और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। ओजोन वातावरण के दो स्तरों पर पाई जाती है। यहाँ पे ये वातावरण या वायुमंडल की संरचना का मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये किलोमीटर में एरिया दिया हुआ है और इस प्रकार से ग्राफ में दिखाया हुआ है। सबसे नीचे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं या फिर ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जो 10 किलोमीटर तक होता है। इसके ऊपर का जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन तक समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल होता है जहाँ पे आयनिक रिएक्शंस होती हैं और इसके ऊपर जो यहाँ पे होता है ये बहिमंडल होता है। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल की संरचनाएं आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है कि हमारी ओजोन जो है दो रूप में पाई जाती है, दो जगह पे पाई जाती है। एक तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है जो आपका सबसे निचला है, यहाँ पे 10% पाया जाता है। 10% क्षोभ मंडल में, जिसे आप ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, में पाई जाती है, तथा 90% समताप मंडल में पाई जाती है जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और जो ये 90% पाई जाती है समताप मंडल में, यानी इस वाले एरिया में जो पाई जाती है, इसी को आप ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा समझने में। और इस तरीके से आप जब एग्जाम में मेंस में आंसर लिखते हैं तो भी आप ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, एग्जामिनर को आपके आंसर को वैल्यू देता है। अब बात करते हैं कि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को ही ओजोन परत कहते हैं। वो मैंने आपको बताया क्योंकि जो 90% ओजोन पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक है। तो ये एक गैस है, आप समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर, ठीक है, ये एक गैस की लेयर बन गई है। ओजोन अपने आप रसायन कर करके O का अणु ऑक्सीजन के साथ मिल के इसने क्या बना लिया, O3, ठीक है। और ये प्राकृतिक रसायन था। इस तरीके से इसने एक ये मोटी लेयर बना ली और ये पूरी लेयर क्या है, ये गैस है। और ये गैस किस चीज़ की है, ओजोन है, O3 है। और इस तरीके से इसने ओजोन ने पूरा प्रोटेक्ट कर लिया, एक कवर बना लिया, जैसे ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट की तरीके से पूरी पृथ्वी को ढक लिया। और इसमें क्या होता है, जो हानिकारक रेज आती हैं उसको ये पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आप समझिए, आपको जो सनलाइट मिलती है वो यहाँ से छन के मिलती है, ये पूरी जो हानिकारक रेज है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो आपके लिए यूजफुल है उसे धरती पर भेज देता है। इमेजिन करिए कि अगर जो ये प्रोटेक्ट करने वाला अम्ब्रेला है, जैसे कि आप बारिश में एक अम्ब्रेला लेके चलते हैं, एक रेनकोट लेके चलते हैं, अगर आपके अम्ब्रेला में छेद हो जाए तो क्या होगा, आप पूरे भीग जाएंगे, छाते का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, रेनकोट का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी ये जो प्रोटेक्शन लेयर बनाई गई है इस नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अगर ये पतली हो जाएगी या इसमें छेद हो जाएगा तो क्या होगा, हानिकारक रेस पृथ्वी पर आएंगी और इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, यानी स्किन बर्न, स्किन डिजीजेस, बहुत सारी तरह की। और साथ ही साथ ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये बहुत सारे जीव जंतु के लिए हानिकारक है जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पानी के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों, फसल, मतलब सबके लिए ही हानिकारक है, ठीक है।
तो ओजोन गैस की ये और इसकी एक क्वालिटी है कि इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्र अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। तो समझ सकते हैं कि 93 से 99% तक जो वो हानिकारक पार्टिकल्स हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर हम सबके लिए, ठीक है। ये जो गैस का ब्लैंकेट दिया है नेचर ने, वो हमारे लिए कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओजोन क्षरण कैसे होता है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीटेड कैसे होती है, पतली कैसे होती है, वो जानते हैं। तो मैं वो उसको आपको 2 केमिकल रिएक्शन से समझाने वाली हूँ, क्योंकि थ्योरी आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे, एक बार आपने ये रिएक्शन समझ ली, तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले हैं और कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने वाले हैं। तो क्या होता है ये तो बता दिया आपको कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, वो हानिकारक होते हैं ओजोन के लिए। लेकिन किस प्रकार हानिकारक होते हैं और किस प्रकार ये रिएक्शन करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, CFC को इस्तेमाल किया धरती पर और उसको इन्वायरमेंट में बहुत सारा रिलीज कर दिया, ठीक है। CFC को आपने बहुत सारा इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, ये CFC इन्वायरमेंट में जब हमारे इस वायुमंडल में जहाँ ओजोन है वहाँ पे पहुँचेगा, तो क्या होता है कि जो CFC है ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता ओजोन से। इसके लिए ओजोन के लिए रिएक्शन करने के लिए चाहिए कि क्लोरीन अलग हो, ठीक है। Cl क्लोरीन होता है, इतना आप सबको केमिस्ट्री पता होगी। तो क्लोरीन का अलग करना ज़रूरी होता है। क्लोरीन अलग कैसे होती है CFC से, जब CFC में वही अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट कह लीजिए पड़ती है, तो क्लोरीन को वो तोड़ देता है, अलग कर देता है फ्लोराइड से, ठीक है। क्लोरीन को अलग कर देता है और यही चाहिए ओजोन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो जैसे ही ये Cl अलग होता है, जैसे ही ऊर्जा मिलती है और Cl अलग होता है, क्या होता है कि Cl, अब ये क्या हो गई, Cl रिलीज हो गई। अब क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, यानी O3 के साथ रिएक्शन करती है और वो क्लोरीन का ऑक्साइड बना लेती है, CiO बना लेती है, या क्लोरीन का मोनो ऑक्साइड बना लेती है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना लेती है, साथ में O2 को रिलीज कर देती है, यानी ऑक्सीजन को निकाल देती है। तो हमारी प्रकृति ने क्या किया था, इस O2 के साथ ऑक्सीजन को जोड़ जोड़ के O3 बनाया था। और ये अब उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई कि क्लोरीन के साथ ओजोन मिलकर अब क्या कर रहा है, वापस ऑक्सीजन बना दे रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ओजोन जहाँ पे O3 है वहाँ पे O2 हो जाएगा। अब तो ये वैसा ही हो गया जैसा कि हम धरातल पर जहाँ पे है वैसा है, और वैसे ही अगर लेयर हो गई तो अल्ट्रावायलेट रेज आने लगेंगी। अब ये रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है, इस रिएक्शन के बाद होती है रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 में क्या होता है कि CiO, जो ये यहाँ पे CiO बना, क्लोरीन का ऑक्साइड बना, ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O के साथ, और अब वो क्या रिलीज कर देगा, अब वो फिर से क्लोरीन बना देगा और ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं जो इनिशियल प्रोडक्ट है फिर से बन गया, फिर से क्लोरीन मिल गया। अब ये क्लोरीन फिर से यही रिएक्शन करेगा, फिर से O3 को जोड़ेगा, फिर से ये चीज़ बनेगी। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन या साइक्लिक रिएक्शन बन जाएगी जो लगातार चलती रहेगी। और जो क्लोरीन है वो 100 साल तक इस तरीके से रिएक्शन करता रह सकता है, फ्री है। तो इस तरीके से वो रिएक्शन करता रहेगा और ओजोन को तोड़ता रहेगा। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, साइंस में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो आर्कटिक के पास जो ओजोन लेयर थी वो डिप्लीटेड होने लगी थी, पतली होने लगी थी। बोल रहे थे छिद्र हो गया, छेद नहीं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी मोटी जो लेयर है अगर वो किसी जगह पे इतनी रह जाए, इतनी पतली हो गए, तो संभावना है कि वो वहाँ से हट भी सकती है, और वहाँ से हट गई तो रेज आने के लिए सीधा उसको रास्ता मिल जाएगा। तो यहीं से चिंता जताई जाने लगी। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, अब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायुमंडल की परावैंगनिक किरणें CFC से क्लोरीन परमाणु को पृथक कर देती हैं, ठीक है। जैसे ही उसको परावैंगनी रेज हैं वो क्लोरीन को अलग करती हैं। अब क्लोरीन क्या करता है, मुक्त क्लोरीन ओजोन के अणुओं पर आक्रमण कर उसे तोड़ देता है, यानी ये O3 के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है और इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। क्लोरीन का मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना देता है।
अब वायुमंडल का मुक्त ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर आक्रमण करता है और फिर से क्या बना देता है, क्लोरीन बना देता है। वैसे ये रिएक्शन नहीं बताई जाती आपको, पर मैंने इसलिए ये रिएक्शन बताई है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग साइंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हैं, किसी भी थ्योरी पे बिना प्रूफ बिलीव नहीं करते हैं। तो ओजोन का डिप्लीशन किस प्रकार से होने लगा, किस प्रकार से ये लेयर डिप्लीटेड होती है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं? अब हम CFC की बात कर रहे हैं कि CFC नुकसान पहुंचाता है, तो CFC क्या है? तो देखिए, हमने जान लिया कि ओजोन क्या है। ओजोन एक प्रकार की गैस है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं CFC की, तो CFC भी क्या है, एक प्रकार की गैस है। लेकिन ओजोन तो प्राकृतिक रूप से स्वयं बनी है, लेकिन जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, ये हम लोग बनाते हैं, धरती पर बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हल्की गैस है, जल्दी से रिएक्ट कर जाती है। तो इस गैस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। CFC एक प्रकार की गैस है जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बनी होती है, ठीक है। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वातानुकूलर, यानी जितने भी ठंडी करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि AC हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ में फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि जो आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, स्प्रे, एक प्रेशर से गैस को रिलीज किया जाता है जिससे आग बुझ जाती है। तो इन सब में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, CFCS का। साथ में फोमिंग एजेंट, जो फॉर्म जनरेट करने के लिए, झाग जनरेट करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जितने भी तरह के आप स्प्रे यूज़ करते हैं, परफ्यूम बॉटल, जितने तरह की स्प्रे करने वाली चीज़ें आती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है CFCS का। और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़े, यानी विकास की ओर बढ़े, हमने क्या किया, CFC का उत्पादन करना अधिक कर दिया, क्योंकि हम AC, फ्रिज, हर जगह गाड़ियों में AC, हर जगह AC को बढ़ाते गए, ठंडी करने वाली चीज़ों को बढ़ाते गए। और लेकिन हम ये भूल गए कि हम CFC का उत्पादन कितना अधिक कर रहे हैं पूरा वैश्विक स्तर पर। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 होता है एक, जिसे क्या कहते हैं, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन कहते हैं। ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन ये इसका साइंटिफिक नेम है। आपको बहुत ज़्यादा इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका नाम याद रख सकते हैं। मैं इसकी रिएक्शन भी बता सकती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो इसका ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन आपको याद आ रहा होगा, स्कूल में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन पढ़ते थे, तो उसी तरीके से ये एक ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन है, इसके नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि कई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रसायनों में से एक है जिन्हें 1930 के दशक के दौरान शुरू शीतलक के रूप में विकसित किया गया था, यानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और प्रयोग किया जाता था। और ये माना जाता है कि जो समताप मंडल में ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, तो वो यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11। तो अगर पूछें कि समताप मंडल में ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस कारक है, तो वो ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन है, ठीक है, जिसे क्लोरोफ्लोरोमीथेन 11 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की गैस है, ठीक है। कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर, ठंडी करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, फॉर्म एजेंट हैं, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। 1930 में इसको क्लोरोफ्लोरो 11 को इन्वेंट किया गया था ठंडे करने वाली चीज़ों के रूप में। तो ये हो गया इसके बारे में सारी जानकारी। अब हम जाते हैं आगे कि वियना कन्वेंशन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक क्या क्या बदलाव हुए। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या पहली बार में ही सब लोग मान गए थे? तो नहीं भाई, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होता है तो पहली बात में सारे देश नहीं मानते हैं। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पर एक सम्मेलन हुआ था 1985 में वियना में। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ वियना कन्वेंशन, जिसमें ओजोन क्षरण से संबंधित अनुसंधान और अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत को सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की निगरानी,
जैसे मुद्दों पर आदान प्रदान गंभीरता से चर्चा की गई थी। ये मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था 1985 वियना में, और ओजोन किस प्रकार से डिप्लीटेड होती है और ओजोन को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसको सभी देशों ने गंभीरता से लिया और ये माना कि इसको किसी भी प्रकार से रोका जाना चाहिए, इन पदार्थों का उपयोग, और एक मतलब साझेदारी होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक देश तो पूरा बंद कर दे और दूसरा देश विकास करने के चक्कर में क्या करे, उत्पादन लागू रहे। तो ये सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए। तो इसके लिए ये बात 1985 में उठी। जब कोई बात उठती है फिर कुछ समय लगता है, लोग मानते हैं और उसके बाद जाकर वो इम्प्लीमेंट होता है। तो 1985 में इसके बारे में बात हुई, ओजोन की चर्चा हुई, और 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए गए 197 कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब होता है? इम्प्लीमेंट होता है 1 जनवरी 1989 से प्रभाव में आता है। ठीक है, तो 2 डेट्स हो गई आपके लिए। एक तो 16 सितंबर 1987 में लोगों ने हस्ताक्षर किए सारी कंट्रीज़ ने, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ? 1 जनवरी 1989 में। रासायनिक पदार्थों के उत्पादन और उपभोग दोनों में कमी लाना इसका उद्देश्य था, कि ऐसे रसायन जो ओजोन के लिए हानिकारक हैं उसका हम उपयोग कम करेंगे और उसका विकल्प ढूंढेंगे, साथ ही उसको चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप उसका यूज़ हम कम करेंगे। ये सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही विकसित देशों को कहा गया कि वर्ष 2000 तक CFC का उत्पादन तथा प्रयोग पूर्णतः बंद करेंगे। ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं भाई, वो विकसित हो चुके हैं, उनने अपने ज़रूरत के लिए बहुत सारी चीज़ें उत्पादित कर ली हैं और बहुत ज़्यादा इसका रिलीज़ भी कर दिया है वातावरण में। तो 2000 तक, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वो लोग वर्ष 2000 तक इसको पूर्णतः बंद करेंगे। ठीक है, पूर्णतः इसका उपयोग बंद करेंगे। वहीं विकासशील देशों को ये सीमा 2010 तक दी गई। विकासशील देशों को कहा गया कि 2010 तक आप इसका प्रयोग कम करेंगे और इसका विकल्प ढूंढेंगे। वहीं पे एक चीज़ और ऐड की गई कि इसमें विकासशील देशों को थोड़ी छूट दी गई, क्योंकि विकासशील देशों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अभी डेवलप कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी छूट दी गई कि अगर ऐसे देश जिनका वार्षिक उत्सर्जन यानी कि एनुअली जो वो रिलीज़ करते हैं CFC का, अगर वो प्रोटोकॉल को लागू करने वाली तारीख यानी जिस डेट से लागू हुआ है प्रति व्यक्ति 0.3 किलोग्राम से कम है, तो वो उन्हें छूट मिलेगी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति कैसे निकलता है? देश के एक एक व्यक्ति का मेजर किया जाता है? जी नहीं, पूरा पॉपुलेशन जो कंट्री की है वो, और पूरा तुम कितना रिलीज़ कर रहे हो एक साल में, उसको डिवाइड करके प्रति व्यक्ति निकाला जाता है। और जिस देश का 0.3 किलोग्राम से कम है तारीख, जिस डेट को वो इम्प्लीमेंट हुआ, उसको छूट दी जाएगी। ये बात को माना गया। इसके बाद ये पॉइंट जो है, ये तीनों चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2010 में ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल एक बार बन गया, इसके बाद इसमें 9 बार बहुत मीटिंग्स हुई और इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड की गई जो आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो याद करने की है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। वर्ष 2010 में इसमें HCFCs का प्रयोग पर को भी जोड़ा गया। यानी पहले तो हम CFCs की बात कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे थे, अब इसमें जोड़ दिया कि एक और होता है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड यानी HCFCs। ठीक है, इसको भी माना गया कि ये भी जिम्मेदार है किसके लिए? ओजोन डिप्लीशन और साथ साथ वैश्विक तापन बढ़ाने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार है। इसलिए कहा गया कि HCFCs को भी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में इस चीज़ को भी रखा जाए और इसके प्रयोग को भी कम किया जाए या फिर इसका विकल्प ढूंढा जाए देशों को। ये कहा गया कब? 2010 में। HCF को क्यों जोड़ा गया? HCFCs को क्यों जोड़ा गया? इसको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ओजोन के लिए तो खतरा है, साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान के लिए भी जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ये आपका ग्लोब है और जब ये वार्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कि टेम्परेचर एक जगह का बढ़ जाता है और जो
हीट है वो आ जाती है और फिर यहीं पे ट्रैप हो जाती है और वापस नहीं निकल पाती। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसके क्या नुकसान है कि हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। वही हमारी नदियां हैं, पानी पीने का सोर्स है, अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो जो जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ बाढ़ आ जाएगी। पीने के लिए हमारे पास पानी बचेगा नहीं, क्योंकि एक बार हमने जो बर्फ़ जमा के रखी हुई है नेचर ने हमारे लिए, वो तो पूरा हम एक बार में ही पिघला देंगे। तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो आपने देखा ही होगा कि 50 डिग्री टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुका है। बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, फसलें बहुत सारी बर्बाद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को भी देखते हुए इसको जोड़ा गया 2010 में कि इसको भी रोका जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग प्लस ओजोन के लिए भी जिम्मेदार मानते हुए। किगाली समझौता क्या है या फिर व्हाट इज किगाली एग्रीमेंट? आपने पढ़ा होगा कि किगाली एग्रीमेंट, किगाली समझौता। तो भाई ये क्या है? ये अलग से कोई समझौता नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में बना था, उसी में अमेंडमेंट किया गया, उसी में संशोधन किया गया, कुछ पॉइंट को ऐड किया गया और ये वर्ष 2016 में किया गया। ठीक है, सबसे लेटेस्ट है, वर्ष 2016 में किया गया। तो इसको किगाली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसको किगाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मीटिंग हुई थी वो किगाली जगह पे हुई थी, इसलिए इसको किगाली कहा जाता है। ठीक है, तो 2016 का जो ये अमेंडमेंट है ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लेटेस्ट है और इस पर लगातार बात होती रहती है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का ताप बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना खतरनाक है। कि जहां हम ये जानते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, वहीं पे अगर हम ये HCFCs की बात करें, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, तो ये 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे वायुमंडल का। वही मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, वैश्विक तापन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करने हेतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ऐतिहासिक किगाली समझौता 2016 में किया गया। क्योंकि ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है जब आप हस्ताक्षर कर देते हैं किसी वैश्विक स्तर पर किसी भी सम्मेलन में या किसी भी समझौते में। और ये बात एक चीज़ ये है कि इंडिया ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इंडिया ने भी, भारत ने भी ये कहा, ये माना कि हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प ढूंढेंगे और इसे पूर्णतः बंद करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इसमें भागीदारी निभा सकें और वैश्विक तापन को कम कर सकें। ठीक है, यह समझौता मुख्यतः ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। तो ये कोई नया नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक पॉइंट ऐड किया गया है, संशोधन किया गया है और 2016 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये समझौता वैश्विक तापमान को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सहायक होगा। ऐसा माना गया है कि अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे सभी देशों के द्वारा, तो हम 0.5 डिग्री सेल्सियस कमी ला सकते हैं। ठीक है, इस शताब्दी में 0.5 डिग्री सेल्सियस में कमी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि कुछ कंट्रियां इस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, तो क्या होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आज 50 डिग्री है, कुछ वर्षों में 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर होगा और आधी फसलें जल के बर्बाद हो जाएंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर आप बात करें तो अब तक का सबसे सफल अगर कोई प्रोटोकॉल रहा है तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही रहा है। और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हम बहुत ज़्यादा अब इसमें इफ़ेक्टिव चेंजेस पा पाएंगे और जो ये कुछ डिप्लीशन पाया गया था वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रसायन प्रक्रिया है ओजोन बनने की। और जैसे जैसे हम CFC और HCFC का इस्तेमाल कम कर देंगे, वो अपने आप ओजोन बना के वापस उस चीज़ को जैसा वो प्राकृतिक रूप से था वैसा ही क्रिएट कर देगा। तो प्रकृति ने हमें जो दिया है, हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना ये प्रकृति ही हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पूरा डिस्कस कर लिया, सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि आपके लिए इन्वॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और इन्वायरमेंट का और ज़्यादा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ।